हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग इसमें इंग्लिश पीवाईक्यूज कर रहे हैं और पीवाईक्यूज में आज करने जा रहे हैं एमटीएस 2022 के प्रीवियस पेपर, जिसमें 2022 में हम लोग मई वाला पूरा का पूरा कर चुके हैं, जून वाला भी करीब करीब कर चुके हैं। 15 है, आज 15 का थर्ड शिफ्ट है, 16 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 20 है। बस इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, जून 2022 पूरा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, 2022 के पहले हम लोग 21 का भी कर चुके हैं और 23 का भी पूरा कर चुके हैं, ठीक है। 22 का ही थोड़ा सा रह गया था बीच में। अच्छा, एमटीएस के अलावा सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, ठीक है, और स्टेनो हो गया, सारे के सारे पेपर लगाए हुए हैं। आप लोग इसकी चिंता ना करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आपके लिए पर्याप्त मटेरियल, एनफ मटेरियल है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर है, फिलर से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो, लिखा है कि आई थिंक शी इज़ राइट टू वार्न यू नॉट टू डैश योर टेम्पर। आई थिंक, मुझे लगता है कि वो सही कह रही है, आपको जो वार्निंग दे रही है कि आप अपना टेम्पर ना खोएं। मतलब क्या हुआ, नॉट टू लास्ट ईयर LAST क्या होता है, आखिरी होता है, ये नहीं लगेगा क्योंकि वर्ब नहीं है ये, और यहाँ पे टू लगा है तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लास्ट जो होता है वो वर्ब है ही नहीं, यही है लूज, यही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये लगेगा। नॉट टू फॉरगेट योर टेम्पर, टेम्पर भूलने की कोई बात नहीं होती है। नॉट टू ड्रॉप योर टेम्पर, बल्कि क्या होता है, लूज योर टेम्पर। लूज योर टेम्पर का मतलब होता है अपने आपे से बाहर हो जाना, एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, नॉट टू लूज योर टेम्पर, तो सेकेंड वाला ऑप्शन होगा ये, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में क्या है, मैजिक की तो स्पेलिंग सही है, ये आंसर नहीं होगा। चैरिटी की भी सही है, ये भी आंसर नहीं होगा। सबका मतलब तो समझ ही रहे हैं ना, स्टेशन का भी मतलब आप समझ ही रहे हैं, तो आंसर नहीं होगा। कंटेक्स्ट, तो कंटेक्स्ट में एक्चुअली जो स्पेलिंग होती है ना, वो होती है CONTEXT होता है। कंटेक्स्ट होता है कोई रेफरेंस, कोई संदर्भ, किस प्रसंग में, किस मामले में ये बात हो रही है, तो उसको कंटेक्स्ट कहते हैं। तो चूँकि चौथे की स्पेलिंग गलत है, इसलिए यही आपका आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें क्या कर रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या, टू रिवील अ सीक्रेट। टू रिवील अ सीक्रेट का मतलब क्या होगा, किसी का राज खोल देना। जो सीक्रेट है, जो भेद की बात है, उसको खोल देना। तो उसको क्या कहोगे, एक वर्ड में कंसील करना तो छुपाना होता है, ये होगा नहीं। डिसर्न से यहाँ क्या लेना देना है, डिसर्न मतलब फाइंड आउट करना, पता करना किसी चीज़ का, ये भी नहीं रिलेटेड है। डाइवल्ज का मतलब होता है डिस्क्लोज कर देना, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। डाइवल्ज का मतलब डिस्क्लोज करना, किसी सीक्रेट को ओपन कर देना, तो ये रहा आपका आंसर। विलीफाई का क्या मतलब होता है, देखो विलीफाई का मतलब होता है स्पीक या राइट अब्यूजिवली। आप कोई बात बोल रहे हो, चाहे स्पीक कर रहे हो या आप इसको लिख रहे हो, अब्यूजिवली। अब्यूजिवली का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अपशब्द का प्रयोग करते हुए, गाली गलौज का यूज़ करते हुए आप लिख रहे हैं, तो उसको विलीफाई कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो। चलिए, तो डाइवल्ज आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट में आ जाओ, 4th नंबर में। इसमें क्या करना है कि रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है, यही जो ब्रैकेटेड पार्ट है उसी को आपको रिप्लेस करना है। तो सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। देखो, मोस्ट टाइम दे डिड नॉट हैव एनफ टू ईट, मतलब अक्सर ज़्यादातर समय में ये होता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ होता नहीं है। एंड वेंट टू बेड हंग्री, और भूखे पेट सोना पड़ता है। तो मोस्ट टाइम को इम्प्रूव करके देखो, मोस्ट के बाद टाइम नहीं लगेगा, टाइम्स होता तो ठीक था। मोस्ट टाइम्स मतलब अक्सर, ज़्यादातर समय, तो ये तो होगा नहीं। फिर मोर टाइम्स नहीं, यहाँ तो मोस्ट टाइम्स ही होगा ना, ज़्यादातर, अक्सर, अधिकांश होता है। मेनी आ टाइम, ये सही बार है, कई बार। तो मेनी आ टाइम का मतलब क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें खाली पेट सोना पड़ता है, तो ये वाला मेनी आ टाइम ज़्यादा। मेनी के बाद ये आ लगेगा तो टाइम्स नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि मेनी आ के बाद सिंगुलर लगाना पड़ता है। क्लियर है ना इतनी बात से, ठीक है। तो यहाँ आंसर होगा मेनी अ टाइम। इस पर कई क्वेश्चन है, मेनी अ टाइम पर। आज ही एक क्वेश्चन और मिलेगा, नीचे आपको एक क्वेश्चन याद रखिएगा। मैं आपको अभी एक बार ये बात बता दे रहा हूँ, नीचे फिर यही इसी बात का जिक्र होगा, ध्यान रखिएगा।
जब मेनी के बाद आ लगा होता है तो जो नाउन है ना वो क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन वर्ब यूज होगा और सिंगुलर वर्ब यूज होगी। और अगर आ मेनी लिखा होता है, मेनी के पहले आ लगाओ या ना लगाओ, दोनों ही कंडीशंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है और प्लूरल वर्ब लगती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी थोड़ी देर बाद फिर एक क्वेश्चन इसी तरह का आना है, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यही एरर का क्वेश्चन है। पढ़ के देखो, लीडर्स आर सेल्फ डायरेक्ट। देखो आर लगाना यहाँ पे, आर के बाद क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है? नहीं। कभी मैंने आपको बताया था कि इज एम आर के बाद दो ही चीज़ लग सकती है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तब जब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, और आईएनजी फॉर्म तब लगेगी जब वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। जैसे हम कहें कि सी इज़ प्रिपेयरिंग टी, और अगर ये कहा जाए कि टी इज़ प्रिपेयरिंग तो गलत हो जाएगा, टी इज़ प्रिपेयर्ड, क्योंकि चाय खुद उस काम को नहीं करेगी, पैसिव वॉइस में होगा, तो टी इज़ प्रिपेयर्ड होगा। और कोई पर्सन है जैसे आई एम या ही इज़ प्रिपेयरिंग टी, तो एक्टिव वॉइस में होगा। यहाँ लिखा है लीडर्स आर, आर के बाद सेल्फ डायरेक्ट लिख दिया, ये वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगनी ही नहीं है ना, होना कि ये लीडर्स आर सेल्फ डायरेक्टेड। तो यहाँ पर सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए था, ये जो लिखा है ये सेल्फ डायरेक्टेड होता तो ये आंसर सही होता। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फिर से ये क्वेश्चन एरर का है, ठीक। तो सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। लिखा है, डू यू हैव द फेंट आइडिया ऑफ व्हाट वुड हैपन इफ माँ सीज दिस। क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि अगर माँ ने इसे देख लिया तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो द लिखा हुआ है, द के बाद आप पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, ठीक है। आइडिया नाउन है तो द के बाद पॉजिटिव डिग्री नहीं लगेगी, तो क्या होगा? फेंटेस्ट लगाओ। डू यू हैव द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ व्हाट वुड हैपन इफ माँ सीज दिस, तो ये होगा डू यू हैव द फेंटेस्ट, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज करो, ठीक है ना। तो आंसर कहाँ गया आपका? ये है फेंट, फेंटेस्ट होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए ये आपका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला है साइनोनिम बताना है आपको, किसका? कन्वर्ज का। कन्वर्ज क्या चीज़ होती है ना, जैसे इधर से एक नदी आ रही है, ठीक है, ये आई, एक इधर से आ रही है नदी, ये दोनों नदियाँ एक दूसरे से यहाँ आके मिल जाती हैं। तो जो इधर से आके और इधर से आके मिलती हैं, दो मतलब दो घटनाएं साथ में हो जाएं, ठीक है ना, दो चीज़ें साथ में। जैसे सपोज करो कि मैं कोई चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक सेम उसी तरह से उसी समय तुम भी कुछ बोल दो, इसको क्या कहते हैं? एक तरह से मतलब इत्तेफाक से दो काम साथ साथ होना, उसको हम लोग कोइंसाइड कहते हैं, ठीक है। कोइंसिडेंस इसी को कहते हो ना, इत्तेफाक। अब देखो वर्बी साइड, देखो ये जो साइड लिखा हुआ है ये होता है किलिंग के लिए, वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया, ठीक है। सेंटेंस गो, वेंट, गान, इनकी अगर हत्या कर दो तो वर्बी साइड हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। फ्रैट्री साइड, तो फ्रैट जो लिखा होता है FRAT, ये होता है ब्रदर, तो भाई की हत्या को क्या कहते हैं? फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। यहाँ इसका भी कोई मतलब नहीं है। होमिसाइड, होम क्या होता है? होमी, किसी इंसान की हत्या कर दोगे तो होमिसाइड होगा, इसका भी कोई लेना देना नहीं। ये एक इत्तेफाक की बात होती है, उसको कोइंसाइड कहते हो। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर से एरर का क्वेश्चन आ गया। देखो इसमें क्या लिखा? डिजीजेस पास्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस आर कॉल्ड जूनोसिस, ठीक है। ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए रखो। जूनोसिस क्या होता है? ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों तक पास होती हैं, जानवरों को होती हैं उससे इंसान को हो जाती हैं, उसको जूनोसिस कहते हैं। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर। कोई गलती मिले तब न बताएंगे, गलती ही नहीं तो क्या करें, ठीक है। तो 8 में नो एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखें आगे। इसमें नो स्पेलिंग एरर वाला एक सेंटेंस बताइए। 4 सेंटेंस है, चारों में से 3 में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो देखो सच ब्लूम्स, ब्लूम में देखो क्या होता है? BLOOM, ये होना चाहिए ना, और यहाँ डोंट लिखा है तो ब्लूम्स होगा, तो ये ब्लूम्स गलत है, सिंगल एल लिखा है, तो ये तो आंसर हो नहीं पाएगा। यहाँ लिखा है सच ब्लूम्स, सही है। टिपिकली, तो अब तो इस टिपिकली की स्पेलिंग CALLY होती है ना, हाँ ठीक है। टिपिकली डोंट लीड टू डेथ्स, तो ये इसमें कोई एरर नहीं है।
यहाँ देखो सच ब्लूम्स टिपिकली, टिपिकली में सी के बाद ए गायब कर दिया, गड़बड़ हो गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ सच ब्लूम्स टिपिकली, लीड, ये लीड में देखो लीड में ई नहीं लगता ना, LEAD होता है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। फाइनली दूसरा वाला क्रॉस चेक करने पर भी सेकंड वाला ही है, सारे में कोई ना कोई मिस्टेक है एरर की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और यहाँ आपको साइनोनिम बताना है। साइनोनिम किसका है? एक्कोलेट का साइनोनिम बताना। एक्कोलेट का मतलब जानते हो? एक्कोलेट का मतलब होता है किसी की प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। और कोई वर्ड ले लो, प्रेज हो जाएगा, एडमायर करना हो जाएगा, और कोई वर्ड बता सकते हैं आप लोग, सजेस्ट करिए कोई और वर्ड। अप्रिशिएट करना हो सकता है, ठीक है, यूलोजाइज हो सकता है, अप्रिशिएट करना। और एक वर्ड क्या होता है? यूलोजाइज भी कहते हैं इसी को, यूलोजाइज। और कौन सा वर्ड आ सकता है? अरे ढेर सारे वर्ड हैं, छोड़ो अब इतना हो गया बहुत। इसमें से कोई मिल जा रहा है तो हमको एक मिल गया ये वाला। अच्छा, सेंटेंस पढ़ के देखना चाहो देख लो। आई डोंट ऑब्जेक्ट टू दिस एक्कोलेड ऑन द ग्राउंड दैट एडिनबर्ग हैज लिटिल लिटरेरी ट्रेडिशन। ठीक, अब यहाँ स्टबर्न का मतलब क्या हुआ? स्टबर्न मतलब जिद्दी टाइप का आदमी होता है, हठीला होता है, जो अपने आगे किसी की मानता नहीं है, ये लेना देना नहीं है। क्रिटिसिज्म आलोचना होती है, और इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है? किसी पर आरोप लगाना, एक्यूज करना या किसी को या ब्लेम करना। ठीक है, एक्यूज या किसी पर ब्लेम करना, ये होता है इंडिक्टमेंट होता है। तो ये तो अपोजिट हो जाएगा ना, इंडिक्टमेंट अगर कर देते तो एंटोनीम हो जाता, और प्रेज करना, तारीफ करना, ये साइनोनीम हो जाएगा। इन दोनों का रिलेशन नहीं। या क्रिटिसिज्म अगर करते भी हो तो ये एंटोनीम होगा, मान भी लेते हैं क्रिटिसिज्म, तो तारीफ करने का उल्टा होता है आलोचना करना, तो क्रिटिसिज्म एंटोनीम ही होगा। जिद्दी का कोई लेना देना नहीं है, तो योर आंसर शुड बी 4। ठीक है, किसी भी तरह से उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और यहाँ भी हम लोगों ने देखा था क्या साइनोनीम होते हैं एक्कोलेट के। चलो आगे आते हैं, 11 नंबर में देख लें। 11 में क्या करना है? एंटोनीम बताना है आपको। किसका? अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन क्या है? ये यूथफुल लिखा है। यूथफुल का मतलब समझ रहे हो ना, यूथफुल क्या होता है? यूथफुल जैसे आप लोगों की उम्र में है, एकदम मतलब 20-22 साल की उम्र है, 18 से 22 के बीच में हो, और फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये रहता है। और मतलब अब इसके लिए क्या करोगे? व्हाट यूथफुल फिलोसफर्स एंड एक्सपेरिमेंटलिस्ट वी आर। ठीक है, तो एकदम यूथ होगा और थोड़ा एक्सपीरियंस कम होता, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में कम होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हो कि कच्चे हो, अभी अनुभव में कच्चे हो गए। अनफॉर्म्ड का मतलब जो ठीक तरह से, जिसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक तरह से न बना हो, अनफॉर्म्ड होता है ना, ये हो गया, मतलब उसकी बनावट सही नहीं है। राइपेंड का मतलब क्या होता है? एकदम राइपेंड मतलब पका हुआ, राइप होगा ना, पका हुआ। तो पका हुआ का मतलब क्या हुआ? पका हुआ का यहाँ मतलब होगा ना एक्सपीरियंस्ड, जैसे दादाजी टाइप के लोग हैं तो बहुत क्या होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है, तो ये एक्सपीरियंस्ड हो गए। और चाइल्ड लाइक मतलब बचपना वाला हो जाएगा। तो और रा का मतलब कच्चा हो गया, तो यूथ वाला भी तो कच्चा ही है। ठीक है ना, जो यूथफुल है वो भी कच्चा ही है, और चाइल्ड लाइक बच्चों जैसा होगा। रॉ मतलब कच्चा हुआ। तो एक पका हुआ जो है, यहाँ पका हुआ का मतलब बताए थे ना एक्सपीरियंस्ड होगा, तो इसलिए वही आपका एंटोनीम होगा। नेक्स्ट में आ जाओ ना 12 नंबर में। 12 में क्या करें? अंडरलाइन पार्ट जो है उसमें कोई गलती है, अगर गलती है तो इम्प्रूव कर दो, नहीं गलती है तो कोई बात नहीं है। लिखा ही हैड थ्रोन द रैपर इनटू द गार्बेज। रैपर मतलब कोई चीज़ आती है जिस चीज़ में लपेट के, कागज़ में, पन्नी में जिसमें लपेट के आते हैं उसको रैपर कहते हैं। हैड, ही के साथ हैड लगा, हेल्पिंग वर्ब हो गई, पास्ट परफेक्ट की। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। और रैपर के पहले दा लगा है, क्योंकि जिस रैपर को भेजा है, फेंका है, वो तो पर्टिकुलर हो गया, तो इसमें कोई एरर नहीं है। अब यहाँ देख लो इम्प्रूवमेंट, अगर क्रॉस चेक, मैंने कहा कि यहाँ पे नो एरर है, कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। तो अब चेक करके देखो, हैज के बाद थ्रोइंग आईएनजी फॉर्म लगता नहीं है। अच्छा, ही थ्रो, ही चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ थ्रो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी नहीं। थ्रोज, थ्रो में एस लगा होता तो भले लग जाएगा। ही थ्रोन, अगर हम हैड ना लगाएं, डायरेक्ट थ्रोन लगा दें तो सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म डायरेक्टली लगता ही नहीं है। तो जो इम्प्रूवमेंट में इन्होंने दिया है वो सारे ऑप्शन गलत हैं। अब आपके पास यही ऑप्शन बच रहा है। अब क्लियर हो गया कि नहीं? थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा, हमने कहा ख़त्म कर दें डाउट वाउट मन से। चलो, तो अब की बार क्या बताना है? एंटोनीम बताना है। किसका? रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन का आप समझ रहे होंगे कि आप ट्रेन से कहीं यात्रा करने जाते हैं, टिकट पहले बुक करा लेते हैं, तब आपका रिजर्वेशन हो गया।
या नौकरियों में जो आरक्षण की बात होती है रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन आप समझ रहे होंगे। नहीं, ये नेचर का रिजर्वेशन है। नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी आदमी का स्वभाव होता है बड़ा रिजर्व रहता है, तो जो लोग रिजर्व टाइप के लोग होते हैं ना, वो बहुत कम बोलते हैं या अपने मन की बात सबसे शेयर नहीं करते हैं, बहुत किसी से शेयर करते हैं। तो रिजर्व रहने वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते, बहुत ज़्यादा सबसे खुलते नहीं हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओपननेस। ओपननेस का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो एकदम ओपन होता है, खुला होता है, सबसे बिहेव कर लेता है सबसे। अच्छा, अगर रिजर्वेशन आप आरक्षण वाले सेंस में चले जाते हैं तो उसमें होता है ना, किसी को प्रिविलेज दिया जाता है, और ओपननेस मतलब एकदम ओपन कंपटीशन होता है। तो दोनों ही कंडीशन में देखोगे तो इसका एंटोनिम ओपननेस ही होगा। कंजर्व का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सुरक्षित करना, संरक्षित करना नष्ट होने से। कैच का मतलब समझ ही रहे हो, डाउट का मतलब समझ ही रहे हो। तो फाइनली ओपननेस के अलावा इसमें और कोई वर्ड नहीं है जो रिजर्वेशन का एंटोनिम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 14 नंबर में। 14 में इन्होंने कहा दैट कैन सब्सटीट्यूट, मतलब क्या हुआ, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, मतलब ऐसी जगह जहाँ एरोप्लेन वगैरह को रखा जाता है। तो एरोप्लेन को जहाँ रखा जाता है, एरोप्लेन का मतलब क्या हुआ, एयरपोर्ट नहीं बात है, एयरपोर्ट पे तो वो उतरता है, एयरपोर्ट जो है वो एरोप्लेन का स्टेशन हो गया। जबकि जहाँ पर रखा जाता है, जहाँ खड़े किए जाते हैं उड़ के आने के बाद, जहाँ उनकी रिपेयरिंग वगैरह थोड़ी बहुत होती है या चेक वेक होते हैं, जहाँ आराम करते हैं हवाई जहाज़, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हैंगर। ठीक है ना, बहुत सारे हवाई जहाज़ जहाँ पार्क, एक तरह से कह सकते हो एरोप्लेन की पार्किंग है, हैंगर कहते हैं उसको। अब आ जाओ हज क्या होता है। ठीक है, खरगोश वगैरह, गिलहरी वगैरह, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, खरगोश गिलहरी टाइप में, चूहे हुए, इनको जिस पिंजरे में रखा जाता है उसको हज कहते हैं। ठीक है, ऐसे एक पिंजरा होता है, इसी में ये सब बेचारे रहते हैं, उनको हज कहते हैं। ब्रीवरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे शराब बनती है, बियर बनती है जहाँ पे, उसको ब्रीवरी कहते हैं। और ब्यूरो क्या होता है, बिल, ये क्या है, होल है, मतलब वही खरगोश वगैरह कुछ बिल बना के रहते हैं, लोमड़ी वगैरह, खरगोश वगैरह, बिल जो लोमड़ी या खरगोश वगैरह की बिल होती है उसको हम लोग ब्यूरो कहते हैं। और जो इनके लिए पिंजरा होता है उसको हज कहा जाता है। दोनों वही खरगोश से ही रिलेटेड है। क्लियर हो गया, आपका आंसर कौन सा है, 4 वाला। आगे आ जाते हैं 15 नंबर में। 15 वाला फिर यहीं से फिलर का क्वेश्चन है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। द लाइफ ऑफ द चर्च सीम्स इंडीड को गोली मारो, सीम्स टू हैव बीन in a more stagnant and dash condition in this age than at any other period of English history। तो इसको भरने के लिए मैंने आप लोगों को एक बार एक उपाय बताया था कैसे करना। अगर एंड के पहले या एंड के बाद में कोई फिलर खाली है तो आपके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, एंड के बाद या पहले कोई फिलर खाली हो तो आप इस एंड के पहले जो वर्ड हो इसको दोनों को मैच करा दो। एंड के पहले क्या दिया है, स्टैग्नेंट दे दिया, तो स्टैग्नेंट की सेम मीनिंग का नहीं बल्कि सिमिलर मीनिंग का कोई वर्ड यहाँ आ गया। ठीक है, अगर वो निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव होगा, अगर वो एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव होगा, अगर वो वर्ब है तो इधर भी वर्ब ही होगी। ठीक है, चलो, तो स्टैग्नेंट का मतलब क्या हुआ, बहुत ही ठहरा हुआ, मतलब कुछ गतिशीलता नहीं है। इसके लिए जो ऑप्शन लोगे वो कौन कौन से दिए, एक टारपिड दिया हुआ है। तो व्हाट डू यू मीन बाय टारपिड। टारपिड का मतलब क्या होता है, एकदम से इनएक्टिव या लेथर्जिक, लेजी टाइप का कह सकते हो, जो सक्रिय ना हो। ठीक है, लेजी। और स्टैग्नेंट का मतलब भी होता है स्थिर हो जाना, ठहर जाना, एक जगह पे रुका हुआ कह सकते हो। ठीक है, तो स्टैग्नेंट रुका हुआ है, और टॉर्पिड क्या हो गया, लेजी या इनएक्टिव कह सकते हो, जो इसमें सक्रिय ना हो उतना पहले की तरह, तो इनएक्टिव हो गया। तो मुझे तो लग रहा है कि हम स्टैग्नेंट के साथ में टॉर्पिड की ही को ही ज़्यादा अच्छा सुटेबल पा रहे हैं। ट्रुकुलेंट होता है, तो ट्रुकुलेंट का क्या मतलब होता है, एकदम ईगर होता है। जैसे ईगर का मतलब कोई चीज़ जानने की जिसके अंदर बड़ी उत्सुकता होती है, ईगर हो गया, क्यूरियस हो गया कोई आदमी, तो ये तो लगेगा नहीं, ये निगेटिव। चूँकि देखो स्टैग्नेंट निगेटिव टोन का वर्ड है, यहाँ में निगेटिव टोन का वर्ड चाहिए, और टॉर्पिड निगेटिव टोन का है। जो ट्रुकुलेंट है ना वो पॉजिटिव टोन का वर्ड है, तो निगेटिव एंड पॉजिटिव का कोई वही नहीं लगेगा। अब एक वर्ड दिया है टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, एक्सपेडाइट मतलब होता है कोई आदमी जो बिना सोचे विचारे काम करता है। एक्सपेडिशस होता है ना, बड़ी जल्दबाजी में काम करने वाला, किसी ने कहा फटाफट कर डाले, मतलब सोचा भी नहीं कि इसका फ़ायदा होगा नुकसान होगा। ठीक है, किसी ने आपको सजेस्ट किया अरे यार कार ले लो, बहुत बाइक में बहुत गर्मी लगती है, सोचा समझा नहीं, अपनी वो खर्चे वर्चे नहीं दे, बनने से जाके कार खरीदे, तो एक एक्सपेडिशस लोग होते हैं।
फिलहाल इसका भी यहाँ कोई लेना देना नहीं। तो अब जो ऑप्शंस मिले हैं उनमें सबसे सुटेबल टॉर्पेड ही लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ 16 में। 16 में आपको क्या बताना है, मीनिंग ऑफ द एडियम। एडियम क्या है, बी एट क्रॉस रोड्स। बी एट क्रॉस रोड्स का मतलब क्या होता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, चौराहे पे हो। ठीक है, आप किसी चौराहे पे हो, तो ये है आपका चौराहा। ठीक है, अब इस चौराहे पर एक डिसीजन लेना होता है ना कि हमें किस तरफ जाना है। ये चौराहा हो गया आपका। ठीक है, किस तरफ जाना है यही आपको मतलब डिसाइड करना है। तो चौराहे पे होने का मतलब हुआ कि इम्पोर्टेंट समय है इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का। ठीक है, तो ये थर्ड वाला होगा आपका ऑप्शन। क्लियर होगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से फेलर का क्वेश्चन है। और यहाँ देखो लिखा आई स्माइल एट माई सन। स्माइल क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। फिर एंड लगा है, एंड के बाद वर्ब लगानी है, तो किसी स्माइल से मैच कराओ इसको। और क्या, एंड के एक तरफ स्माइल होगी, एंड के दूसरी तरफ क्या लगेगा, फील होगा। फील क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं लगेगा। फीलिंग आईएनजी फॉर्म है, नहीं लगेगा। फॉलन थर्ड फॉर्म है, नहीं लगेगा। फिल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक, एक ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये स्माइल्ड चूँकि सेकंड फॉर्म है, इसी के साथ में जो वर्ब लगेगी वो सेकंड फॉर्म में लगेगी। एंड यू हैव ओनली वन वर्ब, फेल्ट। ठीक है, जो सेकंड फॉर्म में है। आंसर लग गया आपका, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा तर्क लगाओ। अब कहोगे तर्क कैसे लगाएंगे बिना दिमाग के, तो तर्क लगाने के लिए भी दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरत तो है, मैंने कहा ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, तर्क लगाओ। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन में, एज ही वॉक्ड पास्ट द चैम्बर्स। कोई व्यक्ति है वो चैम्बर्स के बगल से गुजर रहा है, जा रहा है। कौन है, समीर है। तो जब वो चैम्बर्स के बगल से गुजर रहा था तो उसने आस्क्ड एवरीवन टू क्वाइट। तो सबसे कहा कि भाई चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, शांत रहो, चुप रहो। सबको चुप रहो, शांत रहो कहता हुआ गया। तो क्वाइट राइज होगा नहीं, बल्कि क्वाइट डाउन होता है। क्वाइट डाउन मतलब शांत रहो, चुप रहो, मत बोलो। क्वाइट प्लीज़ नहीं, क्वाइट डाउन लगेगा यहाँ पे, मतलब क्वाइट के साथ डाउन लगाएंगे तब हो जाएगा शांत रहने के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा वाला होगा। ठीक है, अगला आ जाओ 19 नंबर में। 19 में फिर वही एडियम फ्रेज की मीनिंग बतानी है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है ना, आप एक एक नस को आप स्ट्रेन कर दे रहे हैं। एक एक नस को स्ट्रेन करने का मतलब है आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो। यू आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न, यू आर ट्राइंग फ्रॉम हेड टू नेल, सर से पाँव तक पूरी तरह मेहनत कर रहे हो। ठीक है, यू आर डूइंग योर बेस्ट। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, क्लेम समथिंग नहीं होगा, मैनिपुलेट समवन टू, मैं किसी को मैनिपुलेट नहीं करते। मेक अ ग्रेट एफर्ट, यह होगा आप पूरी तरह से मेहनत कर रहे हो, खूब जम के मेहनत कर रहे हो। तो हो गया टू गो टू फिजियोथेरेपी जाना। देखो स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब फिजियोथेरेपी कराना नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ भाई 20 पे। तो देखो 20 में रिप्लेस करना है। क्या करना है, यही जो मेनी मैन, मैंने शुरू में बोला था ना कि मेनी का 2 क्वेश्चन है। मेनी मैन, तो मेनी प्लूरल, मैंने बताया था उस समय ना कि मेनी के साथ क्या लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा, तो मेनी के साथ मैन तो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है, हैव लिखा है। हैव लिखने का मतलब हुआ कि हमको क्या चाहिए, प्लूरल वाला ही चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। पर ऑप्शन नहीं है, गलती तो ये हो गई ना, मैंने कहा था मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब लगेगी, और मेनी के बाद आ लगाते हैं, मेनी के बाद आ लगाते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगी और सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब तो है नहीं। अब ऑप्शन हमें मेनी वाला चाहिए। तो यहाँ देखो मेनी अ मैन लिखा है, मतलब कौन सा मिला, ये वाला सेट हमको यहाँ पे मेनी अ मैन वाला मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ मेनी अ मैन लिखा हुआ है, मेनी आ लगाओगे तो मैन नहीं लगा सकते हो, गलत हो जाएगा। और मैन के पहले मच लगा नहीं सकते क्योंकि मैन काउंटेबल है, मच नहीं लगाना है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, मेनी अ मैन। लेकिन इसमें दूसरी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। एक्चुअली हैव जब लगा है तो हैव की मतलब हुआ कि यहाँ पर हमको मेनी मैन चाहिए था। क्या चाहिए, मेनी मैन चाहिए, क्योंकि मेनी लगाएंगे तो हमको मैन प्लूरल लगाना होगा, तभी ये हैव लग पाएगा। पर अब क्या करें, इन्होंने गलती दे दी तो दे दी, क्वेश्चन ही गलत है। मेनी अ मैन, इसके मतलब मेनी अ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे यही गलत हो जा रहा है। अच्छा, हमको काम केवल ब्रैकेटेड पार्ट में करना है, ब्रैकेटेड के बाहर करना नहीं है, जबकि हमें रिलेशन लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ये प्लूरल वर्ब है तो हमको यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए था,
पर कोई सिचुएशन में बन ही नहीं रहा है, अब मजबूरी है कि हम इसी को सेलेक्ट करें। अच्छा, दूसरी जगह आपको एक बार फिर गलती दिखाते हैं, देख लो इनकी गलतियाँ देखो। यहाँ लिखा है नन, बट के बाद देखो यहाँ नन लिखा है। नन का मतलब क्या होता है बताओ? जीरो होता है। तो क्या जीरो के साथ हैव लगा पाओगे? अगर आप सिंगुलर नाउन के साथ वन के साथ हैज़ लगाते हो, वन के साथ हैज़ लगाते हो, तो क्या नन के साथ हैव लगा लो? अगर वन सिंगुलर है तो क्या जीरो प्लूरल हो जाएगा? तो नन मतलब जीरो होता है, हैव तो यहाँ भी नहीं लगना चाहिए था। आप क्वेश्चन बना रहे हो तो एक मतलब बुद्धि लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ ना क्वेश्चन बनाने में। आप एक पार्ट को ब्रैकेटेड कर दे रहे हो, खाली हम ब्रैकेटेड पर कंसंट्रेट करें। दूसरी जगह कहीं नन के बाद हैव लगा दोगे तो आप एरर दिखाओगे कि नन हैव एरर होती है। अब इसमें आप नन के साथ हैव लगा के दे रहे हो। अरे कम से कम स्टेटमेंट तो आप सही लिख के दो कि जब बच्चा पढ़ेगा तो उसके दिमाग में अब ये पढ़ के मिसकंसेप्शन हो जाएगा। दूसरी जगह कहीं नन के साथ हैव लगा होगा तो आदमी कहेगा सही है। तो हम लोग क्या करें भाई, हम क्या समझाएं? तो मेरे पास यही एक उपाय है बच्चा, मैं इनको तो सही नहीं कर सकता, मैं आप लोगों को एक राय ये दे रहा हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन आए तो आप केवल इसी पर इतने पर फोकस्ड हो जाओ, इनके सेंटेंस सुधारने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब जैसे होता है ना कि जैसे सिचुएशन आती है वैसे इन लोगों का सिस्टम बदलता रहता है। कहीं नन है गलत हो जाएगा, यहाँ ये नन है दे दिए हैं। ठीक है, तो समझदारी से काम करो, अपनी बुद्धि करो, अपनी बुद्धि लगाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लोज कम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक यही होगा। इसमें एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ बहुत छोटा सा है, एकदम नन्हा सा बच्चा है। अब इसी में हमको फिल करना है। हमको तो लगता है 2 ही सेंटेंस हैं इसमें कुल। ठीक है, देखो, प्रोफेसर स्प्राउट वाज स्टैंडिंग डैश अ ट्रेसल बेंच। ट्रेसल बेंच क्या होती है, कभी देखा होगा? अच्छा, इमेज देखो, तुम लोग समझ में आ जाएगा ना। इमेज दिखाई दे रही है आपको? हाँ, तो यही होती है ट्रेसल बेंच, सॉरी ब्रेंच नहीं, बेंच होती है। तो प्रोफेसर स्प्राउट खड़े थे। अब देखो यहाँ स्टैंडिंग लिखा है, अगर लिखा होता बैठे थे तो ऑन द बेंच होता। खड़े हैं तो कहाँ हो सकता है? आगे पीछे अगल बगल में हो सकता है खड़े होंगे। इन द सेंटर ऑफ द ग्रीन हाउस, एक ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस के बीचों बीच में एक बेंच पड़ी हुई है, उस बेंच के आगे पीछे अगल बगल में वो खड़े हैं। चूँकि खड़े हैं इसलिए आगे पीछे अगल बगल होगा, बैठे होते तो इसी पर बैठे होते। आगे इन्होंने क्या लिखा कि डैश 20 डैश ऑफ डिफरेंट कलर ईयर मफ्स। ईयर मफ क्या होता है? जाड़े में मफलर सुना होगा ना, मफलर, जाड़े में कान बंद करने के लिए, कान बांधने के लिए जो मफलर आता है, तो एक तो लंबा चौड़ा होता है, एक ईयर मफ होता है जिसमें खाली दोनों कान जो होते हैं यहीं पर गोल गोल रुई टाइप का आता है, ऐसे बैंड टाइप का होगा। जैसे आप लोग ईयरफोन लगाते हो, उसी ईयरफोन की तरह ये जो लगाते हो उसी तरह होता है, कान बंद कर देता है, वो ईयर मफ होता है। ठीक है, इमेज में देख लो, आप समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे डिफरेंट कलर के ईयर मफ पड़े हुए थे। तो अब यहाँ 20 लिख रहे हैं वो, तो 20 डिफरेंट कलर के हैं। तो 20 के पहले अब क्या लगाओगे? 20 से कम ज़्यादा ऐसे कुछ करीब 20 ईयर मफ, डिफरेंट कलर के ईयर मफ वहाँ पे पड़े थे। डैश लाइंग ऑन द बेंच, अच्छा उस बेंच पर तो ढेर सारे ईयर मफ पड़े हुए थे। हैरी डैश हिज प्लेस बिटवीन रॉन एंड हरमियोन। लो, कहाँ से कहाँ भाग गए? इन्होंने कहा हैरी ने अपनी जगह बनाई बिटवीन रॉन एंड हरमियोन। रॉन एक व्यक्ति है, एक हरमियोन है, इन दोनों के बीच में हैरी अपने लिए जगह बनाते हैं। आसान सी बात है, समझ लो। तो पहले वाले के लिए हम ऑप्शन क्या देखेंगे कि जो प्रोफेसर स्प्राउट हैं वो इस ट्रेसल बेंच के किधर खड़े होंगे? ट्रेसल बेंच के आफ्टरवर्ड्स होंगे कि बिहाइंड होंगे कि बैक ऑफ होंगे कि आफ्टर बैक होंगे? आफ्टरवर्ड्स देखो घटना के क्रम में आता है, जगह के लिए नहीं आता। आफ्टरवर्ड्स क्या है? टाइम है। जैसे मान लीजिए कि पहले मैंने स्पीच दी, मेरे बाद आपने स्पीच दिया, तो आफ्टरवर्ड्स ये होता है मेरे वो काम करने के बाद किसी ने किया, तो टाइम के लिए लगता है, प्लेस के लिए नहीं लगता। ये बैक ऑफ ये लगेगा नहीं, और आफ्टर बैक भाई आफ्टर भी लगाओगे बैक भी लगाओगे नहीं, कि बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, और ये क्या होता है? ये प्लेस का प्रीपोजिशन है ना, तो ये बिहाइंड वाला लगा लो। अब सेकेंड वाले में आ जाओ, देखो दूसरे वाले फिलर में लाइट कट गई है, करकराहट ज़्यादा आ रही होगी ना फैन की, तो ये दूसरा वाला आ जाओ। इन्होंने कहा डैश 20, अबाउट 20, अराउंड 20 नहीं होगा, अराउंड होता तो हो जाता, अटमोस्ट नहीं, एटमोस्ट मैक्सिमम होता, नियर बाई 20 नियर बाई प्लेस के लिए लगता है।
अबाउट 20, अबाउट 20 का मतलब 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे कुछ 20 के आसपास, एक दो कम एक तो ज़्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ हो गया कि लगभग 20 डैश, तो 20 क्या होगा, डैश ऑफ डिफरेंट कलर। तो चूंकि ये ऐसे बना था ना, आपको याद करो ऐसे, एक यहाँ लगा था, एक यहाँ लगा था, तो इसको पेयर कहा जाएगा। तो क्या कहोगे, करीब करीब 20 पेयर ऑफ डिफरेंट कलर्ड ईयर मफ्स होते हैं। तो ईयर मफ की टीम नहीं होगी, ना ईयर मफ का कपल होगा, ना डुअलिटी होगी, क्या होगा, ये पेयर होगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में है आपका ईयर मफ्स थे डैश लाइंग ऑन द बेंच। अब क्या होगा, ले लाइंग तो होगा नहीं ना, वाज, अब कंटिन्यू लाइंग भी नहीं होगा, पास्ट में चला जाएगा ना अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो, सॉरी प्रेजेंट में आ जाएगा, गलत बोल दिया, प्रेजेंट में, जबकि ये कहानी वाज की है, पास्ट में जा रही है। अगर पास्ट की जा रही है तो हम मान लो कंटिन्यूड लिखे होते तो कोई गुंजाइश भी थी, लेकिन अब लाइंग लिखा हुआ है तो कंटिन्यूड लाइंग वहाँ, ये तो पर्सन के लिए यूज कर देना पड़ेगा। अब बचा वर और वाज, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है लाइंग, तो वाज लगाएं तो यहाँ पे लिखा है 20 के आसपास ईयर मफ्स हैं, तो सिंगुलर लगा नहीं सकते, तो आपके पास एक ही चारा है कि आप वर लगाएं वहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ फिलर नंबर 5 पे, ये आज का आखिरी फिलर है, यहाँ पे लगाना होगा, हैरी डैश हिज प्लेस बिटवीन रॉन एंड हरमियोन। तो अब क्या होगा, हैरी के बाद देखो, हैरी एक व्यक्ति है तो हैव तो लगा नहीं पाओगे, ठीक है। अब हैज़ लगा सकते हो, हैज़ के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है, तो हैज़ के साथ टेकन होता, टुक होगा नहीं, दो ऑप्शन गए, हैरी हैड टेकन है और हैरी हैव टेकन है, तो हैरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव तो नहीं लगा सकते हैं ना। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, हैरी हैड टेकन। क्लियर हो, कोई डाउट हो तो बताना। आई होप कि अब आपको कोई डाउट इसमें ऑप्शन में तो नहीं होगा ना, ये तो क्लियर ही हो गया हमें कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये हमने 25 क्वेश्चन कर लिए, किसके थे ये, 15 जून का शिफ्ट 3 वाला पेपर है। 15 जून ख़त्म हुआ, कल से हम लोग शुरू करेंगे 16 जून का शिफ्ट 1 2 3, ठीक है। और हाँ, सैटरडे और संडे को आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिल पाया, इसके लिए हमें अफसोस है, किंतु आप लोग जानते हो, मैं इसके पहले कई बार बताया हूँ कि कभी कभी बहुत बिजी रूटीन हो जाता है, कुछ और भी काम होते हैं। मैं चाहता हूँ कि डेली आपको वीडियो मिले, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं टाइम निकाल पाता, नहीं बना पाता है, तो उस दिन अफसोस तो होता है, लेकिन अब क्या कर पाएँ। अब आशा है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे हमको इस मैटर में। ऐसा नहीं कि किसी दिन, एक दिन 2 दिन नहीं मिला तो आप वीडियो देखना ही छोड़ देंगे या बंद कर देंगे। एक आध दिन गैप हो जाता है, वेट कर लिया को, मतलब एक आध दिन वैसे कंप्रोमाइज़ कर लो, वैसे रात में 10 बजे वाले में कोशिश करते हैं ना गैप हो, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोगों को सेशन कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा। कल मिलते हैं, कल क्या मिलेंगे, आज रात में मिलते हैं 10 बजे फिर लाइव वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।